यूरोप से कहानी शुरू होती कि कैसे जो है उन्हें भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज करनी थी, और वहां पर ओटोमान एम्पायर की वजह से एक ब्लॉकेड आया। इस तरह से पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया किस तरह से पुर्तगाली जो है वो इसमें आगे आते हैं, और जब वो भारत की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें किसका सामना करना पड़ता है? अरबों का सामना करना पड़ता है। बस एक एक पॉइंट, एक एक लाइन याद कर डालना, बस इतना ही काम कर दो, ठीक है? तुम्हारा एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं इसमें, जो है कि जाकर एग्जाम में जो है वो आकर परेशान हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक नोट्स के सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐड ऑन होता रहेगा, कई रिसर्च चलते रहते हैं, कई तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो उसमें जैसे आप जब गए तो हमने देखा पुर्तगालीज कहां कहां आए और कैसे कैसे उन्होंने काम किया। एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, फोर्ट सेंट एंजलो की बात है, उसी में ऐड ऑन कर लो जहां पर मैंने ऐड ऑन कराया था। तो LWMI नोट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इसमें कभी भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जहां पर हमने पुर्तगीज के बारे में लिखा था, गोवा विजय के बारे में लिखा था, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में लिखा था, वहीं पर लिख लो फोर्ट सेंट एंजलो केरला में 1505 में पुर्तगीज ने एस्टैब्लिश किया था। याद रहेगा? ठीक है, फोर्ट सेंट एंजलो। अब देखो, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाके जोड़ने की जरूरत नहीं, उसी नोट्स में आप एक छोटे से 2 पॉइंट और जोड़ लोगे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार रिसर्च करते समय नई नई चीजें पता चलती हैं, यही LWMI नोट्स की सबसे खास बात है। समझे बेटा? शीला समझे इसके फायदे? आप इसमें अभी देखो, इसके बाद हमने यहां पर बात किया कि कहानी कैसे बढ़ी, किस तरह से यूरोपियंस का लालच बढ़ता रहा, कहानियां आगे बढ़ रही हैं, और कहानियां बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डच आए, और डच के बाद एक सबसे बड़ी पावर आई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया कैसे उन्होंने मद्रास शहर को बसाया, कितने लोगों ने उसको जो है वो एस्टैब्लिश किया। इसी में ही एक छोटी सी कहानी और आज लिख लो, किस तरह से चीजें हुई, एड ऑन कर लो, और वो एड ऑन करते समय एक आज इंफॉर्मेशन और लिख लो। जब फोर्ट विलियम की स्थापना इन्होंने, मैंने आपको बताया कि कलकत्ता नगर आगे चलकर बसा उसी फोर्ट विलियम के आसपास, तो फर्स्ट फोर्स कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश वॉट सेंट जॉर्ज, उसी में एक लाइन और जोड़ो। पहला जो किला था फोर्ट अंग्रेजों ने जो बनाया था, पहला किला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था सेंट जॉर्ज, उसका नाम था सेंट जॉर्ज, लिखाया था ना पहले, मद्रास में 1644। मद्रास नगर तो पहले बसाया गया था ना, पहले शहर बसाओगे फिर किला बनाओगे ना। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड, ये भी मद्रास में बनाया गया था 1670 में। ये दो नई इंफॉर्मेशन जोड़ लो, सेम टू सेम। तो आप जब इस तरह के नोट्स बनाते हो तो आपको नई इंफॉर्मेशन जोड़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फोर्ट सेंट डेविड मद्रास में 1670 में, याद रहेगा? बस तुम्हें कोई काम और नहीं करना है। तुम्हारा टीचर देर रात में कल 3 बजे तक भी मैं अपडेट करता रहा, रिसर्च करता रहा, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कहानियों को और क्या नया रूप दिया जा सकता है। कल रात में लगभग 3 बजे तक मैं यही काम करता रहा। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैंने आपको दे दिया इस क्लास में, बस आप उसको, एक भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है कि आप उसको निगल जाओ, किसी तरीके से खा जाओ उसको। राइट? देखिए, पहला जो किला बनाया था वो सेंट जॉर्ज था, मद्रास। स्टेट विस्टेट एग्जाम के क्वेश्चन तो दौड़ते भागते निकलेंगे इसमें, उसमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी का सिंगल क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं जाने दूंगा, सिंगल एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, और वो मैं तुम्हें 1-2 दिन में टेस्ट करा दूंगा तुम्हारा प्रॉपरली। वो आज ही होना था, लेकिन मेरी एक क्लास थर्सडे वाली कैंसिल हुई थी, और वो आपकी, या तो आज मुझे लग नहीं रहा कि आप आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इतनी जल्दी आप निकल पाओगे, तो 1 दिन का टाइम और दे रहा हूं। और मुझे 100% रिजल्ट चाहिए इस क्लास से। जो पहला टेस्ट आएगा लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का, उसमें मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं मुझे चाहिए। तो ध्यान से करना है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि बस आप मेरे नोट्स खा जाओ किसी भी तरीके से। ये हो गया? तो ये एड ऑन हमने आज किया है। चलिए, हमारी लास्ट कहानी कहां हुई थी? लास्ट हमारी कहानी हुई थी जहां पर हमने देखा कि इस तरह से EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्त लाभ कमाया। कैसे लाभ कमाया? क्या ट्रेड करते थे बंगाल से? सिल्क, कॉटन, ओपियम, साल्टपेटर, यानी कि जो है अफीम, रेशम, कपास, नील, इनकी वो व्यापार करते थे। उनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। साथ ही साथ 3 प्रमुख शहर बसा लिए, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, चौथी यूरोपीय शक्ति आती है,
और उसको कौन करता, अब याद रहेगा, ये मैप याद है आपको? इधर मराठे आज हमारी कहानी में एंटर करने जा रहे हैं, इधर मराठों का शासन है, अंग्रेज डायरेक्टली यहां एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इधर अलीवर्दी खां, आज फिर ये हमारे सामने आएगा, याद है ना, पूर्व में उसने किसने होल्ड करके रखा था? अलीवर्दी खां। तो इस समय 1770 में अंग्रेजों को फरमान मिल गया, लेकिन वो बंगाल में जाकर जो है वो व्यापार तो कर रहे, लेकिन अभी ज्यादा अनैतिकता नहीं कर पाए हैं, अभी ज्यादा जो है वो गलत काम नहीं कर पाए, क्योंकि अलीवर्दी खां ने अपना शासन पकड़ कर रखा है। इसी का उत्तराधिकार आएगा और वहीं से ही एक नया टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। तो अभी जब तक अलीवर्दी खां है तब तक अंग्रेज बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और एक नई यूरोपियन शक्ति जो है वो आती है भारत में। यूरोप में इन दोनों की लड़ाई चल रही है, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही है, और वहां पर सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये हमेशा बॉर्डर्स के लिए हमेशा लड़ते रहे। खैर वहां से भेजा जा रहा है डुप्ले को। इंडिया आया कौन? डुप्ले, बहुत तेज दिमाग, बहुत शातिर दिमाग। उसने जाकर भारत का अध्ययन किया। अंग्रेजों की आगे की सारी नीतियां डुप्ले की नीतियों का ही क्या है, वो एक्सटेंशन है माना जाएगा, तुम देखोगे धीरे धीरे। तो ये आता है और देखता है कि भारत में तो बहुत विभाजन है, भारत में राष्ट्रीय शक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, राष्ट्रीयता है ही नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। और ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि ये राजा एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में तमाम तरह के विभाजन है, ठीक है। धर्म के अंदर जातियों के विभाजन है, आपस में धार्मिक विभाजन है, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय, तमाम तरह के इनका जो कल्चरल सेटअप है, इनके बहुत ढेर सारे विभाजन है। उसको मौका मिल गया, उसको समझ में आया कि अगर हम इन्हीं राजाओं की शक्ति का प्रयोग करें, इन्हीं के रिसोर्सेज का यूज करें, इन्हीं लोकल जो है वो जमींदार राजा, इन्हीं को अपनी तरफ मिला लें, इनको अपने प्रभाव में लेकर आएं, तो ना सिर्फ हम अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं यूरोपियन स्टाइल में, इन्हीं भारतीयों को अपने यहां भर्ती कराएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इन्हीं को प्रशिक्षण देंगे, इन्हीं को सेना में डाल देंगे, इन्हीं राजाओं के रिसोर्स का यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन्हीं भारतीयों को आपस में लड़वाएंगे और अपनी सत्ता कायम करेंगे। बहुत तेज दिमाग था और इसने उस दिमाग को इस्तेमाल किया, बोला भारतीयों का प्रयोग करके अंग्रेजों को हरा देंगे इसमें, और हम अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसने देखा भारतीयों में देशभक्ति की भावना की कमी हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि असली दुश्मन इनका है कौन, और इसका फायदा उठाया। और नतीजा क्या हुआ, 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में एक विवाद शुरू होता है, ठीक है। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने के बाद उसका बेटा नासिर जंग गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसी का पोता मुजफ्फर जंग वो ये चाहता नहीं है। तो चांदा साहब जो कर्नाटक में थे मिलकर डुप्ले के साथ षड्यंत्र रचते हैं। डुप्ले आता कहता है कि हम पीछे रहेंगे, आप लोगों को हम सत्ता दिला देंगे। चांदा साहब को क्या करना था, अपने राज्य का विस्तार करना था। नासिर जंग ये चाहता था, मुजफ्फर जंग, कि किसी तरह सत्ता मेरे बीच में आ जाए, अकेले वो अपने पिता से लड़ नहीं पा रहा है। तो क्या किया, डुप्ले की सहायता ली। डुप्ले ने कहा आई विल हेल्प यू, हम अलायंस बनाते हैं। हम क्या करते हैं, अलायंस करते हैं। आगे चलकर तुम वेलेस्ली का नाम सुनोगे अलायंस के केस में, लेकिन सबसे पहले इसी का दिमाग था कि चलो मिलकर अलायंस बनाते हैं और इसको खत्म करते हैं। 1749 में 1749 में बैटल ऑफ अंबर हुआ, ठीक है, अंबुर युद्ध जिसे कहते हैं, और अनवरुद्दीन को मार दिया गया, कर्नाटक का बड़ा हिस्सा बांट दिया गया, और आगे चलकर डुप्ले को बहुत गांव मिले, और उसके बाद फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास बहुत बड़ा जो है एक क्षेत्र मिला। बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे गांव इनाम में दिए गए जिनकी वार्षिक संपत्ति लाखों में थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, फ्रांसीसियों को एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। नतीजा रहा कि अंबर के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को जबरदस्त सफलता मिली, हाईली सक्सेसफुल, ठीक है। ये लगने लगा कि अब धीरे धीरे ये बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। और क्या किया उसने, बस्सी को, जो उसका सबसे योग्य जो सिपहसालार था, उसने बस्सी को हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। यानी रेजिडेंट रखने का जो पहली प्रचार चलो, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं रेजिडेंट, यानी किसी और राजा के शासन में यूरोपियन का एक प्रतिनिधि होता था, एक जो है वो एक्चुअली में सही मामले में गवर्नमेंट चलाता था, वो कहता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आगे चलकर तुम देखोगे ये रेजिडेंट की जो प्रथा होती है वो वेलेस्ली यूज करता है, लेकिन सबसे पहले ये डुप्ले का दिमाग था। किसका, डुप्ले का। तो डुप्ले ने जो किया वो जबरदस्त था। तो उसने क्या किया, बुस्सी को उसने हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। बुस्सी अपॉइंटेड इन हैदराबाद, जो इसका सबसे योग्य जो है था वो एक सिपहसालार था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहां तक हो गया, ही अपॉइंटेड बुस्सी। नतीजा ये रहा कि डुप्ले की नीतियों से
दक्षिण के शासन में फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया। इन द साउथ इंडियाज गवर्नेंस, ठीक है, फ्रांसीसी वो क्या हुआ, आगे चले गए, दे गॉट एज। क्या हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का दबदबा बन गया, इनका शासन, अब ये एक छत्र राज्य करने लगे, ठीक है, दे गॉट एज ओवर ब्रिटिश, राइट। और अब लगा कि इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो वीर होते हैं वो अपना भाग्य खुद ही तलाश लेते हैं। नतीजा रहा, यहां तक तो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जो फ्रांसीसी, जो कि सबसे लास्ट में आए थे, कौन से यूरोपियन भारत आए सबसे लास्ट में? फ्रांसीसी आए। उन्हें लगा कि जल्दी ही वो जो है वो अपने तरीकों से भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेंगे। दक्षिण भारत में तो नो डाउट वो अपनी ताकत को दिखा चुके थे, लेकिन दूर कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में बेचैनी हो रही थी, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। और यह लगा कि कहीं अगर फ्रांसीसी सक्सेसफुल हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसका भी यही था कि भारतीय राजाओं की मदद करके उनसे व्यापार में छूट मांगना है और धीरे धीरे हमें करना। अभी वो सिर्फ व्यापार पर फोकस है, बड़ी ध्यान से सुनना, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार में दुष्टता करना चाहती है, ट्रेड में मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, वो उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करना चाहती है। फरमान लेकर क्या करते थे ये लोग, फरमान बेच देते थे इंडियंस को ही, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस करते थे, बेहिसाब करप्शन इन्होंने फैला रखा था। तो अभी तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से, चाहे राजाओं को आपस में लड़ाकर, चाहे कैसे भी है, फरमान जारी कर कर, झुक कर, नमस्ते करके, चापलूसी करके, अभी उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना। लेकिन अब एक कैरेक्टर आता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था, युवा था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, राइट, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश। इसको लगा कि नहीं, इस तरह से तो फ्रांसीसी हावी हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तेज तर्रार था, लॉयल था अपनी कंपनी के प्रति, ब्रिटिश के प्रति। इसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, और इसने क्या किया, फ्रांस को चुनौती देने की ठान ली, जिसमें कुछ अंग्रेज सैनिक और ज्यादा भारतीय सैनिकों को लेकर इसने क्या किया, युद्ध कर दिया। और कर्नाटक की राजधानी आरकाट, कहां पर, आरकाट के युद्ध, इस पर हमला किया और इसने आरकाट को जीत लिया, ठीक है। दिस इज नोन एज आरकॉट विक्ट्री। आरकॉट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। अब क्लाइव के बारे में कुछ चीजें कही जाती हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक टर्निंग पॉइंट दिया। एक एक लाइन याद रखना, अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन क्वालिफाई करने तो बस याद रखना। तो आरकाट विजय, पहली विजय थी किसकी, क्लाइव की, याद रहेगा। आरकाट कर्नाटक की राजधानी, और इसने पहली बार फ्रांसीसियों को चुनौती दी, और एक्चुअली में इसने दुनिया को दिखा दिया कि फ्रांसीसियों का किला जितना मजबूत दिखाई पड़ता उतना मजबूत है नहीं। और एक एक ईंटें इसने निकालनी शुरू कर दी और कुछ समय बाद इसने फ्रांसीसियों को ढा दिया। लेकिन कुछ चीजें वो जानो, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो क्लाइव वो व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापार करने वाली कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तब तक केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि किसी तरह से मोनोपोली इन ट्रेड हो जाने चाहिए, यानी व्यापार में एकाधिकार, वो दाएं बाएं, बस उसका एक ही मकसद था, लाभ कमाना। लेकिन युद्ध में उतारकर और यह दिखाकर युद्ध हम जीत सकते हैं छोटी सी सेना के माध्यम से, इन भारतीयों की फूट का हम जो है वो फायदा उठा सकते हैं। कौन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक पावर से रीजनल पावर में कन्वर्ट किया, यानी पॉलिटिकल पावर, किसमें, राजनीतिक शक्ति में। वो कौन था, क्लाइव। एक एक लाइन मेरा याद रखना, क्लाइव कन्वर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लिखो। क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से, क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया, एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। और बंगाल को शोषण करने का जो आइडिया था, इसी को बोला जाता है द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल। किसका था, क्लाइव का। He was the father of dual system of government in Bengal. यही बंगाल में द्वैत शासन का रचयिता था। लिखो,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हल्के मत लेना। मेरी बस एक एक शब्द, एक एक सीक्वेंस को याद करते चलना, बस तुम इतना काम कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। पहली बार शायद मॉडर्न हिस्ट्री कोई कहानियों के रूप में लेके चल रहा है, एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर जुड़ता चला जा रहा है, तो मजा लो इन कहानियों को और एक एक शब्द को पकड़ लो। तो डुअल सिस्टम किसका दिमाग था? लेकिन ध्यान रखना, डुअल सिस्टम और डायआर्की में अंतर होता है। डुअल सिस्टम डायआर्की नहीं है, यह द्वैत शासन है। और द्वैत शासन के बारे में तुम्हें क्या बताया था? सही मतलब क्या है द्वैत शासन का, लिखाया था, और यही था कि रेवेन्यू किसकी मदद से अंग्रेज कलेक्ट करते थे? भारतीयों की वजह से। और वो क्या थे? वो वर्चुअल शासक थे वास्तव में, किसके? सिविल और मिलिट्री के, दोनों के वर्चुअल थे, वास्तविक नहीं थे। और वो रेवेन्यू किसकी वजह से कलेक्ट करते थे? भारतीयों की मदद से, लिखाया था। और बंगाल का शोषण करने में यही डुअल सिस्टम ही सबसे खतरनाक सिस्टम बनकर उभरता है। बंगाल को दोनों हाथों से निचोड़ा इन्होंने। तो क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से रीजनल पावर में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ यही इसका ही दिमाग था, क्या? डुअल सिस्टम का, जो सबसे पहले कहां लागू किया गया? बंगाल में लागू किया गया। कुल मिलाकर ये कहानी यहां से चल रही है। आरकाट पे इसने हमला किया और आरकाट को जीत लिया, वॉन आरकाट। यहीं से फ्रांस का सितारा डूबना शुरू हो गया। और कहते हैं कि नियति बहुत तेजी से बदलाव करती है, किस्मत बदलते देखी है। तो यहां पर भी क्या हुआ? बदलना शुरू हुआ, हार पर हार, डिफीट बाय डिफीट। धीरे धीरे अंग्रेजों का जो है साहस बढ़ने लगा। लेकिन इसके कई फैक्टर थे, वो फैक्टर समझने की कोशिश करो। अब फ्रांसीसियों के साथ कुछ टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ी गलती कर बैठे वो राजनीति में, ठीक है। टर्निंग पॉइंट को बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलतियां क्या हुई फ्रांसीसियों से? सबसे बड़ी गलतियां क्या हुई? पहला, इधर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो गई, और जब समझौता हुआ जो पेरिस का, उसमें अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि संधि तभी होगी जब भारत से डुबले को वापस बुला लोगे। क्योंकि उन्हें पता था कि भारत विजय यानी इंडिया को अगर जीतना है तो उस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? डुप्ले है। वो जानते थे, बहुत शातिर दिमाग इंसान है और ये भारत को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुका है, और डेफिनेटली आज नहीं तो ये कल सक्सेस हो जाएगा। अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि आरकाट का युद्ध भले चाहे उन्होंने जीत लिया हो, लेकिन अभी भी वो एक छोटी सी लड़ाई थी, अभी तक ये लड़ाई छुपी हुई थी। और अगर ये भारतीय राजाओं की नजर में अभी तक नहीं आई थी, नवाबों की नजर में नहीं आई थी, ये सिर्फ यूरोपियंस की लड़ाई थी। लेकिन बोला कि अंग्रेजों को यह बात पता थी, औरंगजेब ने एक बार मार मार के उन्हें गंगा के मुहाने पे छुपने पे मजबूर कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये दोबारा भारतीय शासकों की नजर में अगर आ गए तो फिर से इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उन्हें पता था कि अगर भारतीय राजाओं से लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले इस फ्रांसीसी को यहां से हटाना पड़ेगा। और 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, रिकॉल डुप्ले, फ्रांस वापस चला गया। यह फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों गलती थी? मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नमेंट का दबदबा बहुत ज्यादा था। सारे फैसले कौन लेते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेते थे, वहां की सरकार। और वहां की सरकार क्या थी? भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आलस में डूबी हुई, ठीक है, छोटे छोटे मामलों में डूबी हुई थी। इसीलिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले को खुलकर खेलने का मौका कभी नहीं मिला। यही नियति थी, नहीं तो अंग्रेज कभी भी सफल नहीं हो पाते। खैर, डुप्ले को वापस बुला लिया, रिकॉल डुप्ले, और यही सबसे बड़ी गलती थी। नतीजा क्या रहा? जैसे ही डुप्ले गया, उस टक्कर का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और अंग्रेज हावी हो गए। ठीक है, ओवर पावर्ड बाई ब्रिटिश, ओवर पावर्ड बाई ब्रिटिश। नतीजा हुआ कि अंग्रेजों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया। अंग्रेजों को लगा अब तो वो भारत के इकलौती यूरोपियन शक्ति बनने का सपना उनका पूरा होने जा रहा है, क्योंकि डच को और फ्रांसीसी पुर्तगीज को वो पहले ही निपटा चुके थे। डच चले गए थे मसाला द्वीपों की तरफ, मसाला आइलैंड्स की तरफ, उनके साथ संधि हुई और बोला कि हमें भारत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पुर्तगीज को गोवा दमन द्वीप के इलाके में, पांडिचेरी के इलाके में जो है वो सिमटा दिया था।
उनका भी बहुत ज्यादा जो दबदबा नहीं रह गया था। अब फ्रांसीसी और डुप्ले सबसे बड़ा रास्ते में रोड़ा था, उसको उसने वापस बुला लिया, और यह यूरोप की दशाओं की वजह से हुआ। अब जो है वो अंग्रेजों के सामने एक पूरा खुला मैदान हो चुका था। लेकिन इस कहानी में एक कैरेक्टर अभी और आता है। अंग्रेजों का ये दुस्साहस बढ़ा कैसे, अंग्रेजों की ये हिम्मत बढ़ी कैसे, ये बहुत बड़ा एक इशू हमारे सामने होगा। लेकिन उस दौरान एक घटना होती है, जरा इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं युद्ध होता है, जिसे कहते हैं 22 जनवरी 1760 को। इधर डुप्ले गया और उधर अंग्रेजों को समझ में आया कि अब जीवन का आखिरी कांटा भी निकल गया। इसको बोलते हैं 22 जनवरी 1760 वांडीवॉश वॉर। लिखो, वांडीवॉश का युद्ध। वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा, आयरकूट, EYR, आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था, लल्ली। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़े और आयरकूट जीत गया, यानी ब्रिटिश जीत गए। इसको बोलते हैं वांडीवॉश का युद्ध। और वांडीवॉश का जो युद्ध था, इसने फ्रांसीसियों को तबाह कर दिया। जितनी उनकी उम्मीदें थी वो सब कुछ खत्म कर दी। वांडीवॉश का युद्ध बेसिकली वॉशिंग पाउडर था फ्रांसीसियों के लिए, याद रखना। वांडीवॉश से फ्रांसीसी वॉश हो गए, तबाह हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। लेकिन कैसे? अचानक से क्या क्लाइव की 500-700 की सेना, एक छोटा सा आरकाट विजय, क्या अंग्रेजों को इतनी हिम्मत दे सकता था? क्या आयरकूट इतना जो है वो ताकतवर हो गया कि उसने जो है फ्रांसीसियों को उठाकर पटक दिया वांडीवॉश के युद्ध में? ऐसा क्या रीजन था? इसके पीछे एक कहानी और चल रही है। क्लाइव फ्रंट पर आने से पहले इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो चुका था और उसने भारत के एक समृद्धतम यानी रिचेस्ट प्लेस को बर्बाद करने का उसने षड्यंत्र शुरू कर दिया था। और वहीं के धन और संपदा से उसके पास वो चीज हाथ लग गई जो फ्रांसीसियों के हाथ में नहीं थी। अब कहानी के पीछे की एक कहानी को हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की फ्रेंच सुप्रीमेसी एंडेड। फ्रेंच सुप्रीमेसी एंडेड यानी कि फ्रांसीसियों का जो सुप्रीमेसी थी उसको तबाह करने के पीछे एक कहानी और चलती है। ठीक है, अंग्रेजों का उत्साह इस युद्ध से बहुत बढ़ चुका था, उनका जो एक्साइटमेंट था बहुत बढ़ चुका था। लेकिन एक और कहानी पढ़ो, क्वेश्चन मार्क बताता है कि आखिर फ्रांसीसियों की इस तबाही में क्या केवल क्लाइव का युद्ध का साहस था, आयरकूट की रणनीति थी, या कुछ और भी फैक्टर थे? उस फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं और भारत की तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। उसको ध्यान से सुनना और समझना कि इस कहानी के पीछे, वांडीवॉश का युद्ध जीतने के पीछे, भारत के एक क्षेत्र की सबसे बड़ी तबाही की कहानी लिखी जा रही है और वो है बंगाल विजय की कहानी। ठीक है, विक्ट्री ऑन बंगाल। विक्ट्री ऑन बंगाल। बंगाल उस समय का रिचेस्ट प्लेस था, मोस्ट फर्टाइल प्लेस था, उद्योग धंधे बहुत जबरदस्त थे, लोगों को ज्ञान विज्ञान के बारे में अच्छा खासा पता था। यहां का कॉटन, यहां का मलमल, पोर्सलिन पूरी दुनिया में बेहिसाब जो है इसकी कीमत हुआ करती थी और बड़े मात्रा में बंगाल की खाड़ी से हम लोग व्यापार किया करते थे। तो ये बंगाल हुआ करता था वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेस, अमीर हिस्सा भारत का। यहां का नवाब था सिराजुद्दौला। आगे बढ़ा, अली वर्दी खां जब इस दुनिया से गए, अली वर्दी खां ने क्या किया था, अंग्रेजों को काफी कवर करके रखा। बताया था इससे पहले कि ईस्टर्न इंडिया में अली वर्दी खां ने क्या किया, कंट्रोल करके रखा। तो उसका जो वंशज था सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ठीक है, सिराज युवा था और गुस्सैल था। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि अंग्रेज जो है वो लूटपाट करने लगे हैं। वो जो उनको फरमान मिला है 1717 में फर्रुख सियार से, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको जो मिसयूज कर रहे हैं, वो उससे क्या कर रहे हैं, वो व्यापार में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपने किले में क्या कर रहे हैं, कलकत्ता जो फोर्ट विलियम है उसमें ढेर सारे सामान को जमा कर रहे हैं। वो गलत गलत प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं। उसने क्या किया, उसने समझा कि अंग्रेजों की लूट से परेशान हो गया था। ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट द लूट्स बाई ब्रिटिश। He was very upset about the loots of the British. उन्हें समझ में आया था कि ये भारत को दोनों हाथों, बंगाल को भारत दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उसने क्या किया, बोला अब अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। लेकिन बिना तैयारी के, युवा तो था ही, जल्दबाजी में इसने क्या किया, कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। He captured British factory at कासिम बाजार। 1756
ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम कब? 1756 में। वेयर इज बट? यहां पे ना, अरे आने दो मेरी कहानी, अभी मैं यहां गया नहीं, तुम क्यों लिख रही हो? इतना छापने में क्या बिजी हो? मेरी कहानी के साथ चलो। पता चला तुम तो वो होगी उपन्यास का लास्ट में, कौन मारा है, मर्डर कौन किया है, हमारी कहानी तुम मर्डर कर दो। हमारी इतनी मेहनत लगती है, रात रात जग जग के जो है कहानी बनाते रहते कि इसके बाद एक लिंक हो। अरे तुम वही बोलो, अच्छा सर वही वाला कॉमिक्स पढ़ रहे क्या, नॉवेल पढ़ रहे जिसमें वो नौकरी मर्डर करता है हैं? अरे नहीं भाई, कहां इतना तेज हम बोल रहे हैं? या तो मैं तेज बोल रहा है, तुम धीमे लिख रही हो। 3,500 वर्ड्स लिखने होते हैं 2 घंटे 40 मिनट में, कैसे लिखोगे? चलो, 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। सिराज को लगा कि उसने जो है वो अंग्रेजों को मार के खत्म कर दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। सिराजुद्दौला बहुत खुश था। अंग्रेजों को नाव पे भागना पड़ा, मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ भागे जिसका उन्होंने नगर बसा रखा था। दक्षिण में, चूंकि आपको पहले बताया था, विजयनगर साम्राज्य खत्म होने के बाद वहां कोई बड़ा चैलेंज तो बचा नहीं था, तो यहां से भागकर बंगाल की खाड़ी में नाव पे बैठ के वो कहां भाग गए? मद्रास भाग गए कि जान बचाएं, नहीं तो ये मार मार के जो धुआं कर देगा। जो सिराज था उसको लगा कि अब अंग्रेज तो भाग गए, उसने कहानियां सुन रखी थी कि औरंगजेब ने कैसे पीट पीट के मारा था, लेकिन अंग्रेज थे बड़े चालाक। वो इसलिए भागे कि उन्हें नेवल हेल्प चाहिए थी, मद्रास से वो जो है रिसोर्स और ला सकें। और दोबारा उनको समझ में आ गया कि भाई अगर व्यापार करना है तो सिराज रास्ते का कांटा है, ठीक है। तो वो भागे बहुत, लेकिन उस समय जैसे आपको पहले बताया था कि मुगलिया दरबार में भी बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हो गए थे जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, ठीक है। इसी में इसका मीर बख्शी था, मीर कासिम, ठीक है। और वहां का एक सेठ था, अंग्रेजों ने उससे बड़ा जो है वो कर्ज लिया था, जगत सेठ। और वहां का एक व्यापारी था अमीर चंद, जगत सेठ बैंकर था, व्यापारी अमीर चंद था। इन सबके साथ साजिश की। तो हुआ क्या कि मीर जाफर से वो मिला, ठीक है। मीर जाफर बेसिकली कई बार गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, गद्दारों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मीर जाफर मत बन। तो ये भारत का वो गद्दार था जिसके बाद भारत की एक बहुत स्याह काली रात शुरू होती है। मीर जाफर इंटर इंटू अ कॉन्स्पिरेसी विद ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, मीर जाफर जो कि मीर बख्शी के पोस्ट पे था, वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक षड्यंत्र में शामिल हो गया। लिखो, मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसकी क्या खुद महत्वाकांक्षा थी कि वो नवाब बनना चाहता था बंगाल का, मोस्ट फर्टाइल, पैसे से लबालब भरा हुआ सूबा था, टू डिफीट सिराजुद्दौला। क्यों शामिल हुआ? उसे सिराजुद्दौला को हराना था। इधर सिराज को लगा कि उसने फोर्ट विलियम खाली करा लिया, अंग्रेजों को मार के भगा दिया, अब तो कोई कांटा बचा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बोला अब सीधे सीधे तो लड़ नहीं सकते, कुछ भी हो मुगल सल्तनत ताकतवर है, उनको पहले से भी एक्सपीरियंस था। उसने भारत की फूट डालो राज करो की नीति पे देखा, और जैसा कि डुप्ले ने भी पता किया था कि भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना का बहुत जबरदस्त अभाव था, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इनको अपना दुश्मन ही नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हीं का फायदा उठाते हैं। और नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध छेड़ दिया। और मीर कासिम ने क्या किया, सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं, सेनाएं पहुंची ही नहीं।